हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर है हमारे पेड आंसर राइटिंग बैच का हिस्सा है और अभी पेड आंसर राइटिंग बैच में पीवाईक्यू को डिस्कस किया जा रहा है। मेंस का जो भी सिलेबस था करंट अफेयर को छोड़कर एक बार खत्म किया जा चुका है, अभी पीवाईक्यू को वहां पर सॉल्व कराया जा रहा है। तो यह जो प्रश्न है वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उससे जुड़ा हुआ है और 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसके मॉडल आंसर को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी बेहतरीन आंसर यहाँ पर लिखा गया है इनके द्वारा, तो इसीलिए इनके आंसर को डिस्कस किया जा रहा है। प्रश्न है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यानी कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है और स्वतंत्र न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है और यह न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यह प्रश्न का पहला सेक्शन है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। यानी कि प्रश्न का पहला सेक्शन न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ है और प्रश्न का दूसरा सेक्शन न्यायिक सक्रियता से जुड़ा हुआ है। दोनों टर्म अलग अलग हैं। न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायिक सक्रियता यानी कि न्यायपालिका का जनहित के मुद्दों पर सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता कहलाती है। और न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पुनर्विलोकन करना या समीक्षा करना या कार्यपालिका के आदेशों की समीक्षा करना न्यायिक समीक्षा कहलाती है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टर्म हैं और एक ही प्रश्न में इन दोनों को जोड़कर पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको आंसर की शुरुआत इंट्रोडक्शन इस प्रकार से करना होगा कि इंट्रो में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा दोनों शब्द वहां पर मेंशन हो सकें। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उपबंध किया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता तथा न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को स्वीकार किया गया है। देखिए कितना संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छा लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में ही न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा को किस प्रकार संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका ने एडॉप्ट किया है उसका जिक्र है। ठीक है, तो यह इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग प्रश्न के पहले सेक्शन की ओर चलेंगे। क्या है प्रश्न का पहला सेक्शन? पहला सेक्शन है कि न्यायिक समीक्षा जो है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता किस प्रकार से है इसको बताना है। और फिर दूसरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि न्यायिक सक्रियता ने हमारी जुडिशियरी की शक्तियों को किस प्रकार से बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। इसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई है ताकि न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। इंट्रोडक्शन में अगर संभव हो तो या फिर इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद जो सेकंड पैराग्राफ हो वहां पर आपको संवैधानिक प्रावधान जो भी है इंडियन पॉलिटी में संवैधानिक प्रावधान आपको लिखना ही लिखना होगा। अगर चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट लिखिए भाग 15 के अंतर्गत 300 जो भी वहां पे आर्टिकल है 324 29 उसे लिखिए। अगर आपातकाल से पूछा जाता है तो लिखिए भाग 18 के अंतर्गत 52 से 360 तक। मतलब जो कुछ भी प्रश्न आए उससे संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान वर्णित हो उसका जिक्र इंट्रोडक्शन या उसके जस्ट बाद आप तुरंत अवश्य करें। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद संवैधानिक प्रावधान की यहाँ पर चर्चा की गई है। अब दो टर्म प्रश्न में पूछा गया है, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। इन दोनों टर्म को समझते हैं। पहले है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना है। संवैधानिकता की जांच करना है यानी कि न्यायिक समीक्षा टर्म आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि समीक्षा करना है, यहाँ पर रिव्यू करना है किसी भी चीज को। ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा तो न्यायपालिका के द्वारा रिव्यू करना। तो न्यायपालिका किस चीज को रिव्यू करेगा? तो जो विधायिका कानून बनाएगी उसको रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका, या फिर कार्यपालिका कोई आदेश पारित करेगी उसे रिव्यू कर सकती है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका के द्वारा या तो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियमों या फिर कार्यपालिका के आदेशों कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यकारी और विधायी शाखाएं
संविधान के दायरे में रहकर कार्य करे। यदि न्यायालय पाता है कि कोई कानून या सरकारी निर्णय संविधान के खिलाफ है तो वह उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है, चुनावी बॉन्ड को फरवरी 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का मतलब हो गया कि न्यायपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों या फिर कार्यपालिका के द्वारा पारित किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना। अगर न्यायपालिका को लगे कि विधायिका के द्वारा कोई ऐसे कानून बना दिया गया है जो असंवैधानिक है, जो संविधान के मानदंडों को पालन नहीं करता है, तो उसे न्यायपालिका के द्वारा रद्द घोषित किया जा सकता है। जैसे चुनावी बॉन्ड को न्यायपालिका ने रद्द घोषित किया। इसके अलावा 99वां संविधान संशोधन जो कि संसद के द्वारा किया गया था, एनजेएसी कानून, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक आयोग के गठन का प्रावधान था, तो उसे भी न्यायपालिका के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो यह है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। अब देखिए इससे संबंधित क्या कुछ शक्तियां जो है संविधान में वर्णित हैं। तो संविधान में देखेंगे तो आर्टिकल 13 जो इसी से संबंधित है, जो कि जिसमें कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को सीमित करे या फिर कम करे। आर्टिकल 32 हो गया, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी की जा सकती है और 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है। उसी प्रकार से आर्टिकल 226 हो गया, 226 या जो सुप्रीम कोर्ट को ऊपर था आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार था, तो आर्टिकल 226 के तहत माननीय हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के संबंध में हो या फिर प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का हो, उन सब में कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा की शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के द्वारा प्रदान किए गए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को मजबूत बनाया है। यानी कि न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर ऐसे कई स्टेप उठाए गए हैं जिससे न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वह मजबूत हुई है। इसी के कारण संसद तथा मंत्रिमंडल की निरंकुशता पर भी अंकुश लग पाया है। अन्यथा आप आपातकाल का दौर देख लीजिए, या फिर अगर जब बहुमत की सरकार आती है तब कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि तानाशाही रवैया को प्रदर्शित करता है। सरकार मनमाने तरीके से कोई कानून बना सकती है, मनमाने तरीके से कार्यपालिका के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक समीक्षा की शक्ति ने लोकतांत्रिक जो शक्तियां हैं उसको मजबूत किया है, लोकतंत्र को मजबूत किया है। उदाहरण के रूप में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया चुनावी बॉन्ड का जो अवधारणा हो गया, ठीक है। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा का पालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया है। न्यायिक समीक्षा के अतिरिक्त यह तो पहला सेक्शन था न्यायिक समीक्षा। दूसरा सेक्शन क्या है कि किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता ने इसको मजबूत करने का काम किया है सर्वोच्च न्यायालय को। तो न्यायिक समीक्षा के अतिरिक्त 1990 के दशक में बढ़ रहे राजनीतिक अस्थिरता तथा विधायी उदासीनीकरण के स्थिति ने न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता का उद्भव कराया है। ठीक है, अब न्यायिक सक्रियता देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टर्म प्रश्न में पूछ लिया है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा सक्रियता यानी कि सक्रिय होना। कौन सक्रिय होगा? तो न्यायिक सक्रियता यानी कि न्यायपालिका सक्रिय होगी। तो न्यायपालिका को सक्रिय क्यों होना पड़ेगा? तो जब विधायिका और कार्यपालिका निष्क्रिय हो जाएगी तो न्यायपालिका सक्रिय होगी। ठीक है, तो इसका उदय, जैसे इसका कहने का मतलब था कि 1990 का जो दशक था भारत में, तो उस समय देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। कई सारे गठबंधन की सरकारें, इस समय आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 3-3, 4-4 महीने के लिए पद पे अपने बैठे हैं, प्रधानमंत्री पद पे। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रधानमंत्री लगातार 4 साल 5 साल पद पे नहीं बैठेगा तो कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएगा। तो जो 3 महीने, 4 महीने और 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री पद पर बैठ रहे थे तो वे स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे थे। स्पष्ट निर्णय नहीं लेने के कारण जनता के हित वहां पर प्रभावित हो रहा था, और जनता का जब हित प्रभावित हो रहा था, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सक्रिय हुई कि अगर विधायिका अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है राजनीतिक अस्थिरता के कारण, तो हम लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे, जनहित के मुद्दों की हम रक्षा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो सक्रिय हुई, उसी को टर्म के रूप में न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है
न्यायपालिका के द्वारा जनहित के मामलों पर सक्रिय होना न्यायिक सक्रियता है। जब विधायिका और कार्यपालिका अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में जन प्रहरी का लोक मामलों में सक्रिय होना ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। इसके विकास में, न्यायिक सक्रियता के विकास में पी.एन. भगवती एवं जगदीश केलकर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। अब आइए, प्रश्न क्या था कि न्यायिक सक्रियता, हाल के दिनों में न्यायिक सक्रियता के उद्भव ने, न्यायिक सक्रियता के विकास ने किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाने का कार्य किया है। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना पड़ेगा कि न्यायिक सक्रियता के महत्वपूर्ण उदाहरण क्या क्या है। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर सरकार को कड़े निर्देश देना, महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से संबंधित मामलों में सक्रियता, समय समय पर न्यायपालिका ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर टिप्पणी की है। हाल ही में सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल यही है कि कलकत्ता में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वतः संज्ञान लिया है। सबसे बेहतर एग्जाम्पल और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल यही है। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जाम्पल देना चाहें तो आप कोविड के काल का आप एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सभी राज्यों को समान रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर की आवंटन हो या फिर टीके का आवंटन हो, उस समय भी न्यायपालिका ने काफी एक्टिवली रोल प्ले किया है। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल है। आप लगातार अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई बार आपने सुना होगा कि पटना हाईकोर्ट ने प्रदूषण को लेकर, गंदगी को लेकर, कचरे सफाई को लेकर सरकार को फटकार लगाई। तो फटकार क्यों लगाती है? चूंकि न्यायपालिका जो है जनहित के मुद्दे पर सक्रिय होती है और वही जो घटना होती है वह न्यायिक सक्रियता के रूप में जानी जाती है। तो कम से कम आप लेटेस्ट जो हो काफी अच्छे 3-4 आप एग्जाम्पल अवश्य लिखने का प्रयास करें वहां पर एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त हुई है। इस दौरान कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं जो न्यायपालिका को सशक्त करता है। आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या न्यायपालिका ने इसी दौरान की है। न्यायपालिका के द्वारा जनहित के मुद्दे पर दिन प्रतिदिन सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे वह प्रदूषण दूर करने को लेकर मामला हो या फिर कूड़ा कचरे की सफाई को लेकर हो। इससे जहां सामाजिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मानवाधिकारों की भी रक्षा हुई है। लोगों के जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हो पाई है। न्यायिक सक्रियता का ही एक रूप है जनहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका के कारण न्यायपालिका के कार्यों में मुखरता देखने को मिल रही है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा के कारण सामाजिक न्याय संभव हो पाया है, तथापि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरोधी प्रतीत होता है। अब एनालिसिस का दौर आ गया। प्रश्न का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता दोनों पहलू को हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हमें पूरे प्रश्न का एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस के बाद निष्कर्ष लिखना होगा। कोई भी प्रश्न चाहे एनालिसिस पूछा जाए या नहीं, विश्लेषण करें पूछा जाए या नहीं, आपको वहां पर अंत में निष्कर्ष से पूर्व आपको विश्लेषण अवश्य करना होगा। तो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका ने अवश्य अपनाई है, लेकिन संविधान के द्वारा प्रदान किए गए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के यह विरोधी प्रतीत होता है। अब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है? तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मतलब होता है कि सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन 3 अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो 3 अंग हैं, तीनों अंगों के अलग अलग काम है। कौन कौन? जैसे आप देखेंगे कि जो विधायिका का काम है, विधायिका का काम कानून बनाने को लेकर है, कार्यपालिका का काम कानून क्रियान्वयन को लेकर है और न्यायपालिका का काम है कानून उल्लंघन पर दंड देने का काम न्यायपालिका का है, न्याय प्रदान करने का कार्य न्यायपालिका का है। तो चूंकि कानून बनाने का काम विधायिका को है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है कि आप इस मुद्दे पर कानून बनाएं। कार्यपालिका को आदेश दिया जाता है कि आप ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करें, यह आपका काम है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जबकि क्या है कि संविधान के द्वारा या कार्यपालिका को जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन यहां पर न्यायपालिका इंटरफेयर करती है। तो इस तरह से संविधान के द्वारा तीनों अंगों के अलग अलग काम दिए गए हैं, तो फिर न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप क्यों करे? इसीलिए कहा गया है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरोधी प्रतीत होता है। आए दिन संसद और न्यायपालिका में टकराव देखने को मिल रही है, जैसे
जैसे आप देखें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने हाल ही में, आप देखिए यह दिसंबर की घटना है कि जब उपराष्ट्रपति ने एनजेएसी रद्द करने को लेकर यहाँ न्यायपालिका की आलोचना की थी, और इसको ही लेकर आप 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक अलग इंडिपेंडेंट सवाल भी पूछ लिया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि न्यायिक सक्रियता के कारण संसद व कार्यपालिका के पास अब सिर्फ कर वसूलने की शक्ति रह गई है। काफी बेहतर यह स्टेटमेंट दिया गया है वित्त मंत्री अरुण जेटली का। तो इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ये दोनों प्रावधान भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत नवीन व व्यापक अवधारणा है। तो इस प्रकार से आंसर डिस्कशन समाप्त हुआ। ये लास्ट पेज ब्लैंक रहता है जब भी मैं आंसर राइटिंग हमारा होता है, तो एक अगर लॉन्ग आंसर 4 पेज में लिखना हो तो मेरा जो हम हमेशा कहते हैं कि 5 पेज को आप स्कैन करके भेजिए, 1 पेज एक्स्ट्रा। क्यों? ताकि जो 5वां खाली पेज रहेगा वहां पर स्पष्ट रूप से पूरे 1 पेज में रिव्यू दिया जा सके और जिनकी जो कमियां हो वो वहां पर लिखा जा सके। तो 1 पेज यहां पर पूरी तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मॉडल आंसर डिस्कशन यहां पे समाप्त होता है। अभी हमारी कोशिश होगी कि जो भी हम लोग पेड आंसर राइटिंग बैच में पीवाईक्यू को डिस्कस करें, पीवाईक्यू पे जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है, तो उसके आंसर को आप लोगों के साथ समय समय पर डिस्कस किया जा सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अभी हमारा जो वीडियोस है वह प्रीलिम्स के साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस दोनों को कवर करते हुए हमारा लेक्चर अभी वीडियो अपलोड होगा। चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने में अब डिले होगी तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत मेंस पे भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा लंबे समय से आप पीटी का पढ़ रहे हैं और फिर आगे आने वाले 3-4 महीने आप लगातार पीटी पढ़ते रहेंगे तो मेंस में आप काफी पीछे छूट जाएंगे। तो हमारी कोशिश होगी कि प्री और मेंस दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके और एग्जामिनेशन के दौरान अन्य अभ्यर्थियों को एक हेल्दी कंपटीशन और एक बेहतर तरीके से फाइट आप दे सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के रूप में शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।